हेलो गाइज, स्वागत है आपके अपने राहुल एजुकेशन पॉइंट पर। मैं हूं राहुल सर, आप सभी को फिर से एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई का आनंद उठाते होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी का 5वां लेक्चर। ये लेक्चर बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि हमने चौथा लेक्चर में पढ़ा क्या है। तो दोस्तों, चौथा लेक्चर बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। मैंने बताया भी थी कि चौथा लेक्चर से प्रश्न बहुत सारे आते भी हैं और मैंने अच्छे से तरीके से समझाने का प्रयास किया हूँ दोस्तों। आई होप कि आप लोग वीडियो देखे होंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके विजिट कीजिए। बहुत ही सुंदर तरीके से, सरल तरीके से मैंने आप लोग को समझाने का प्रयास किया हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी का। ये 5वां लेक्चर होगा और ये लास्ट लेक्चर होगा दोस्तों। इस वीडियो में आज बायोलॉजी का जितना सारा हमने बात की है चौथा लेक्चर में, आज इसमें हम ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। ये लास्ट लेक्चर होगा दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आज जो बताने वाला हूँ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। क्या है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। हमने पढ़ा कि मनुष्य का पोषण कैसे होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जंतुओं में पोषण दोस्तों। पोषण अगर कहे तो समझने के तौर पे पोषण मतलब उनका भोजन। जंतुओं का भोजन किस विधि द्वारा और किस पे डिपेंड होकर के वो भोजन ग्रहण करते हैं दोस्तों, हम इसके बारे में चर्चा करने वाले दोस्तों। हम लोग जानते हैं कि मनुष्य क्या है दूसरे पे आश्रित है। यानी कि वो अपना भोजन क्या करते हैं, किस चीज़ से तैयार करते हैं। जैसे कि सब्जी लाते हैं, सब्जी या फिर चावलें होते हैं, तो क्या डिपेंड है, क्या है किस पे, चावल पे, राशन पे। फिर उसको हम बनाते हैं, फिर क्या इसके बाद वो हम लोग खाते हैं दोस्तों। ठीक उसी प्रकार जंतुओं जो भी है वो क्या है, एक प्रकार का परपोषी है। क्या है? परपोषी है दोस्तों। परपोषी यानी कि कहा जाए जो दूसरे पे डिपेंड रहता है, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है दोस्तों। क्या है? स्वयं नहीं बना पाता दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जंतुओं में पोषण की विधि क्या होती है, जंतु अपना पोषण किस किस क्रिया द्वारा करता है दोस्तों। सबसे पहले हम बताएंगे दोस्तों कि जंतु भोजन के लिए पूर्ण रूप से अन्य जीवों पर निर्भर रहता है। जंतु जो है वो पूर्ण रूप से क्या है, अन्य जीवों पे निर्भर है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई बिल्ली देख लीजिए। बिल्ली क्या है, वो डिपेंड है किस पे, चूहे पर। स्नेक सांप देख लीजिए, वो किस पे डिपेंड है, किस पे डिपेंड है, मेढक पर डिपेंड है। अब वहीं पे आप देख लीजिए, गाय देख लीजिए या फिर भैंस देख लीजिए, तो वो क्या है, घास पे डिपेंड है दोस्त। अगर घास नहीं मिलेगा तो उसका पोषण नहीं हो पाएगा दोस्तों। तो सो गाइस, आज हम इस वीडियो में इंपॉर्टेंट बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए बने रहे इस वीडियो में दोस्तों। तो कह रहा है कि जंतु भोजन के लिए पूर्ण रूप से अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, सबसे पहली बात, और इसको नोट भी कीजिएगा। दूसरा स्टार में दिया हूं कि जंतु परपोषी होते हैं। सभी जंतु क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं दूसरे पर। क्या इसको क्या बोलेंगे, परपोषी, जो दूसरे पर आश्रित हो। मैं बताया भी था परपोषी स्वपोषी के बारे में, जाके वीडियो विजिट कर लीजिए दोस्तों। आपको मैं इस तरह समझाने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों, और समझेंगे भी, मुझे आशा है कि आपके भेजे में घुस जाए ताकि वो कभी निकल नहीं पाए दोस्तों। इसलिए आइए साथ मिलकर आगे बढ़ते दोस्तों। अमीबा आप देखिए दोस्तों, जंतु की बात होगी, अब अमीबा के बारे में बात करते दोस्तों। अगर हम अमीबा की बात करते हैं दोस्तों, तो आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में भी अमीबा के बारे में। अगर नहीं पढ़े तो आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। अमीबा क्या होता है, वो अपना भोजन जो है ना कुटपादों द्वारा तैयार होते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है दोस्तों, इसका कोई आकार नहीं होता दोस्तों, ठीक है, इसका कोई आकार नहीं होता। और भोजन करने का इसका भी कोई ये नहीं है। जैसे मनुष्य का भोजन किससे होता है, मुख से होता है। जीव जंतु का भी मुख से होता है कई का। और लेकिन ये अमीबा जो है, इसका कोई आकार निश्चित है ही नहीं दोस्तों। ये भोजन अपने शरीर के किसी भी अंग से वो कर सकते हैं दोस्तों। और ये जो भोजन जब करते हैं दोस्तों, जब इसका पता चलता है तो ये अपना भोजन क्या करते हैं, वो अपने कुटपादों के चारों तरफ से घेर लेते हैं और वो किसी भी अंग से, शरीर के किसी भी अंग से अपना भोजन वो तैयार करते हैं, ठीक है।
तो क्या कहते हैं, अमीबा एक सरल प्राणी संपोषी जीव है। पूछेगा दोस्तों अमीबा क्या है, तो कहेंगे सरल प्राणी संपोषी है। क्या है? सरल प्राणी संपोषी दोस्तों जीव है। यह मृदुजलीय एक कोशिका तथा अनिश्चित आकार का प्राणी है। ये क्या है? अनिश्चित, इसका कोई आकार है ही नहीं दोस्तों, ठीक है, प्रकार का प्राणी है। इसका आकार कुटपादों के बनने और बिगड़ने के कारण क्या होता है? बदलते रहता है। अब जो कुटपाद होते हैं, अब उनके कुटपाद के बनने और बिगड़ने के कारण इसका आकार में परिवर्तन होता जाता है दोस्तों। समझ में आ गई? तो क्या होता है अमीबा में, इनका आकार कोई निश्चित नहीं है। ये इनका क्या होता है आकार, ये कुटपादों के बनने और बिगड़ने के कारण क्या होता है? आकार परिवर्तन होते रहता दोस्तों। इसको नोट कीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। कह रहा है ये अपने कुटपादों की मदद से ही भोजन ग्रहण करता है। इनके जो कुटपाद होते हैं दोस्तों, वो उनकी मदद से ही क्या करते हैं? अपना भोजन वो तैयार करते हैं। कौन करते हैं? अमीबा। कौन करते हैं? अमीबा। इसको नोट कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको जरूर नोट कीजिएगा। और अच्छे और जब भी पढ़ते हैं दोस्तों, मैं आपको कुछ पढ़ाता हूँ उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ये आपके लिए फ़ायदा है। मैं सारा पॉइंट आपको इस पर लिख दिया, इससे बाहर कोई जाने की जरूरत नहीं दोस्तों। आप सिर्फ बने रहें, बस आप लोग का जो है पढ़ाई यहाँ से बरकरार रहेगा। और विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ से पढ़ लेते हैं, एक भी पॉइंट, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमीबा का भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े जैसे कि बैक्टीरिया, डायटम, अन्य प्राणी, अन्य छोटे कोशिकाएं, जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थ, जो मरे हुए थे उसको बोलते हैं मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि है। इनका जो भोजन क्या है? बैक्टीरिया, डायटम, अन्य छोटे एक कोशिकाएं जीव, एक कोशिका मृतक कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े के इत्यादि है, इनका ये भोजन है दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गई? इतना लिख लीजिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अमीबा में पोषण अंतःग्रहण, पाचन तथा बहिष्करण प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होता है दोस्तों। अब इनकी जो पाचन होती है, आप कहते हैं ना कि मनुष्य का पाचन शरीर में जो खाना खाते कहाँ जाते हैं? छोटी आंत में जाते हैं। तो ऐसा भी, लेकिन इनका भी होगा ना किसी न किसी, जैसे कि खाना खाता है तो पचाने का उसका भी एक स्थान होगा कि वह अपना भोजन कहाँ पचा पाते हैं। तो अमीबा का भी एक स्थान है दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं कि भोजन का पाचन भोजन राजधानी से ही एंजाइम के द्वारा होता है दोस्तों। अमीबा का जो भोजन पाचन होता है क्या होता है? भोजन राजधानी, इसको बोलते हैं भोजन राजधानी। पूछेगा अमीबा का भोजन का पाचन कहाँ पे होता है? ऑब्जेक्टिव, ये क्वेश्चन लिख लीजिए, वीडियो को रोक करके क्वेश्चन लिख लीजिए कि अमीबा का भोजन का पाचन कहाँ होता है। तो लिखेंगे हम लोग भोजन का पाचन क्या होता है? भोजन राजधानी में होता है। ठीक है, भोजन राजधानी में ही एंजाइम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? पूछेगा कि भोजन का पाचन कहाँ होता है, तो भोजन राजधानी में होता है। और किसकी सहायता से होती है? एंजाइम के द्वारा होता है, इसकी सहायता से होती है दोस्तों इसका भोजन का पाचन। समझ आ गया? अब हम नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। कह रहा एक अन्य प्राणी संपोषी एक कोशिका जीव पैरामीशियम अमीबा की भांति मृदुजलीय प्रोटोजोआ है, परंतु इसका आकार निश्चित होता है। अब जो है दोस्तों अमीबा की बात हमने कर लिया। अब एक जो होता है क्या होते हैं कि जिसका नाम है प्राणीशम भोजी एक कोशिका जीव पैरामीशियम अमीबा। इसको क्या बोलते हैं? पैरामीशियम अमीबा। अब देखिए इसके आकार क्या होता है? परिवर्तन, मैंने बताया कि इसके आकार में परिवर्तन होता रहेगा। बट ये जो है पैरामीशियम अमीबा, ये जो है इसकी आकार में हमेशा क्या होती है? निश्चित होती है दोस्तों। ये मृदुजलीय प्रोटोजोआ है, परंतु इसका आकार निश्चित होता है, ये छोटा या बड़ा नहीं होता दोस्तों। ठीक है, ये एक इसका आकार लिमिट रहता है कि ये इतने आकार का बनेगा, तथा इसका शरीर प्रचलन अंगक सिलिया से ढका होता है। आगे बढ़ते दोस्तों। करा इसका भोजन कोशिका मुख या साइटोसोम के द्वारा होता है दोस्तों। इसका जो भोजन, देखिए इसका भोजन क्या होता है? कहीं भी, अब शरीर के किसी भी तरह एंगल से ये अपना भोजन ग्रहण करता है अमीबा। बट इसका जो है ये क्या आता है? इसका भोजन क्या आता है? कोशिका मुख या साइटोस्टोम के द्वारा होता है दोस्तों। क्या होता है? साइटोस्टोम के द्वारा होता है दोस्तों। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अमीबा के बारे में आप लोग जरूर जानिएगा। और अमीबा के बारे में एक बार एक न एक क्वेश्चन आता ही सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में तो आता ही दोस्तों। ये मैंने जो अभी बताया आपको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आएगा और सब्जेक्टिव भी आएगा दोस्तों। ठीक है,
तो दोस्तों अभी हम लोग ने देख लिया यहाँ तक। अब हम आगे की बात करते दोस्तों। अब हम आगे बात करते दोस्तों। आगे कह रहा है कि मनुष्य का पाचन तंत्र दोस्तों। अब मनुष्य की बात आती है दोस्तों, मनुष्य का पाचन तंत्र कहाँ होती है, मनुष्य का जो भोजन होती है उसका पाचन कौन से स्थान पे होता है दोस्तों। चलिए बात करते दोस्तों। बहुत ही अच्छा ये टॉपिक है। कर मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जितनी भी जंतुएं भी आते हैं, उच्च श्रेणी के आते हैं, में भोजन का जो पाचन होता है, भोजन का जो पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं जिसको हम लोग आहार नाल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आहार नाल बोलेंगे दोस्तों। अभी मैं आप लोगों को आहार नाल के बारे में और आहार नाल के चित्र को अच्छे से मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि कैसे होता है ये जो, ठीक है। तो आहार नाल किसे कहते हैं? मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं के भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं जिसे हम लोग आहार नाल बोलेंगे दोस्तों। समझ में आ गई? अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। आहार नाल के बारे में बात करते हैं दोस्तों। आहार नाल में होता क्या है? इसमें संवर्ध, पाचक ग्रंथियां और पाचन क्रिया मिलकर के क्या होते हैं? पाचन तंत्र का निर्माण करता है दोस्तों। अब आहार नाल का जो काम क्या है दोस्तों, वो क्या कहता है कि संवर्ध, पाचक ग्रंथियां, जो ग्रंथियां होती है और पाचन क्रिया मिलकर क्या होते हैं, क्या होता है, हम लोग पाचन तंत्र का निर्माण करता है। पाचन तंत्र का निर्माण कैसे होता है? तो कहेंगे कि संवर्ध, पाचक ग्रंथियों और पाचन क्रिया मिल करके क्या होता है, हम लोग पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं दोस्तों। ऐसा होता है, इस प्रक्रिया द्वारा होता है दोस्तों। ये सब उतना समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं समझा रहा हूँ दोस्तों। अब दोस्तों बात आती है आहार नाल के बारे में दोस्तों। यहाँ से ये 5 नंबर का प्रश्न पूछता है दोस्तों। कभी कभी ये प्रश्न आ जाता है 5 नंबर में कि आहार नाल का सचित्र चित्र बनाइए और उसका वर्णन कीजिए दोस्तों। तो मैं आप लोग कहूँगा कि इस चित्र को जो आप लोग अभी देख रहे हैं, ठीक है, इस चित्र को ध्यान से देखिए। ये आहार नाल का चित्र है दोस्तों। क्या है? आहार नाल का चित्र है। और आहार नाल का जो संरचनाएं है वो किस तरह है और कैसी बनी हुई है। मुख गुहा से शुरू होकर के देखिए मूल जो बोलते हैं हम लोग मल द्वार तक इसकी जो चित्र बनी हुई है आप लोग देखते होंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं मनुष्य का आहार नाल। यह एक कुंडलित रचना है। क्या? कुंडलित रचना है। क्या है? कुंडलित। अभी आप लोग देखे हैं कुंडलित रचना, जिसकी लंबाई क्या होती है? 8 से 10 मीटर होती है। कि क्या होती है? जो क्या इसकी क्या होती है? लंबाई 8 से 10 मीटर की होती है दोस्तों। और ये शुरुआत कहाँ से होता है दोस्तों? यह मुख गुहा से शुरू होकर क्या होता है? मल द्वार तक क्या होता है? फैली होती है। मुख गुहा मतलब क्या हो गया? ये आपके मुंह हो गए दोस्तों। ये यहाँ से और आपके जिसे आप अपने पैखाना करते हैं वहाँ तक इसका रहता है दोस्तों, ठीक है, फैली होती है। और कह रहा है कि आहार नाल की विभिन्न भागों की संरचना तथा उनके कार्य निम्नलिखित दोस्तों। अब आहार नाल की बात आते दोस्तों। अब हम आहार नाल की जो शुरुआत करते हैं, समझने के प्रयास कीजिएगा दोस्तों, कहीं भागिएगा नहीं, इस वीडियो का स्किप ना कीजिएगा, सुनिए। आप कह रहा है कि आहार नाल की जो शुरुआत होती है कहाँ से होती है? तो शुरुआत कहाँ होती है? मुख गुहा से शुरू होती है और क्या होती है? मल द्वार तक ये फैली होती है, उसका एंड मल द्वार तक रहता है। अब देखिए मुख गुहा से शुरू होती है तो हमारे मुंह में जो है क्या होते हैं? एक जीव होते हैं। क्या होते हैं? जीव है। और जीव में भी क्या है? एक विभिन्न प्रकार का क्या है दोस्तों? स्वाद लेने का अंकुर होते हैं। क्या होते हैं? अंकुर होते हैं दोस्तों। अब देखिए जीव का अगला भाग क्या होता है? वो फैली हुई रहती है। क्या? अगला फैली हुई रहती है। इसमें मैंने क्या कहा? अगला भाग क्या है? स्वतंत्र रहता है। तो पिछला भाग क्या होता है? फर्श से जुड़ा होता है दोस्तों। तो यहाँ पे समझने की बात है, कह रहा है कि इतना होता, इसकी हो गया। अब कह रहा मुख गुहा। मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग होता है जिसको बोले मुख गुहा बोलते हैं। यह ऊपरी तथा निचले जबड़े से घिरी होती है दोस्तों। ये अब ऊपरी हो गई और ये निचले जबड़े आपके हो गए, क्या होते हैं? गिरी होती दोस्तों, ठीक है। अब का मुख गुहा में जीभ तथा दांत होते हैं। अब क्या होते हैं? तो पता ही आपको, जीभ भी होते हैं और दांत भी होते हैं। दांत भी होते हैं। ये कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। उसका अलग अलग काम है, किसी के चीरने का, किसी के चबाने का, किसी का फाड़ने का, ये अलग अलग उसका काम होता है दोस्तों। अब हम कहेंगे आगे वाला हिस्सा से अब उसको हम क्या करेंगे? चीरेंगे या फिर काटेंगे तो नहीं हो पाएगा दोस्तों। उसका चीरने का काम, फाड़ने का अलग है, और पीसने का जो दांत होती है वो अलग होती है दोस्तों। ये समझ में आ जाएगी। 4 प्रकार के होते हैं। मैं इसके बारे में भी मैं बताऊँगा किसका कार्य पीसने का होता है, चबाने का होता है, फाड़ने का होता है, ठीक है। इसके बारे में बताऊँगा, ठीक है। चलिए, कह रहा कि जीभ का अगला सिरा जो स्वतंत्र होता था, पिछला सिरा क्या होता है? फर्श से जुड़ा होता है। ठीक समझ में आ गई?
अब कह रहा है जीभ की ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुरित होते हैं। आप कभी गौर कीजिएगा, आईने में आप जीभ निकाल देखिएगा कि आपको जीभ पे लगेगा ना कि छोटे छोटे अंकुरित व्हाइट कलर का या फिर रेड कलर का आपको इसमें दिखाई देगा, छोटे छोटे दिखाई, जिसको क्या बोले अंकुर, छोटे छोटे अंकुर होते हैं। क्या होते हैं? अंकुर होते हैं, जिसको हम लोग अंकुर बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, जिन्हें स्वाद कलियां कहा जाता है। अब स्वाद कलियां किससे होती है दोस्तों? हम लोग स्वाद जो चखते हैं, खट्टा मीठा, ये कड़वा है, ये कैसे है, तो किससे दिखते हैं? हम लोग जीभ से टेस्ट करते हैं ना कि इसका स्वाद कैसा है। कोई चीज़ देखते होंगे, अगर लेते होंगे तो भाई इसको देखते हैं, अगर चख करके देखते हैं। नमक भी है कि नहीं, सब्जी में कम पड़ गया तो हम लोग क्या करते हैं? जीभ पर लेके देखते हैं। ऐसा थोड़े है कि पूरा डालते हैं नलिए में चला जाता है तो स्वाद आ जाएगा, नहीं। तो हम लोग जीभ पर कोई चीज़ स्वाद चखने के लिए हम लोग आगे के हिस्सा के जो जीभ होते हैं, जो अंकुर होते हैं, उस पर डालते हैं ताकि हमको पता चल जाता है कि इसमें नमक है या फिर नमक कड़वा है, कैसे है, या ये अम्ला है या फिर तेल है, कुछ भी समझ में आ जाता है। ये वस्तु है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, तो क्या होते हैं? जिन्हें स्वाद कलियां हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हम कहेंगे दांत कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार के। नोट कीजिएगा, दांत 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कृतनक या इंसाइजर, दूसरा है भेदक या फेनाइन, ठीक है, तीसरा है अग्रचवर्णक या प्रीमोलर, और चौथा है चर्मवर्णक या मोलर। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। सबका अलग अलग काम है दोस्तों, किसी के चीरने का, किसी के पीसने का, किसी के काटने का, तो किसी का अलग अलग काम होता है। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं दोस्तों। तो समझ में आ गई क्या होती है आहारनाल, क्या होती है आहारनाल का आप लोग को मैं चित्र दिखाया भी। अच्छे से इस चित्र को अच्छा से बनाने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही अच्छा ये चित्र होता है दोस्तों। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, तो मनुष्य का आप लोग क्वेश्चन दे रहा हूँ, मनुष्य का आहारनाल का चित्र बना करके आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे। व्हाट्सअप नंबर नोट करेंगे, लिखिएगा 7281003214। इस नंबर पे आप लोग हमें आहारनाल का अपने हाथों से, मार्कर से और अच्छे से पेंसिल से बना करके हमें भेजने का प्रयास करेंगे। फिर से रिपीट करूँगा नंबर 7281003214। इस पे आप लोग हमें अपना बना करके चित्र आहारनाल का मुझे भेजेंगे। मैं आपको उस पर नंबर दूंगा कि आपको इतना नंबर आएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न आता है दोस्तों 3 या 4 नंबर का, पहले 5 नंबर का पूछा करता था, शायद अब कम कर दिया, 3 नंबर का पूछेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। हेलो दोस्तों, हम आगे बात कर रहे हैं दोस्तों। आगे कह रहा है कि मनुष्य के कितनी? 3 जोड़ी। नोट कीजिएगा, कितनी? 3 जोड़ी। एक को कहा जाता है हमको पैरोटिड ग्रंथि, पैरोटिड ग्रंथि, बुलर लार ग्रंथि, और तीसरा होगी आपको सबलिंगुअल लार ग्रंथि। ये 3 प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है। किसमें की पाई जाती है? मनुष्य के मुख गुहा में 3 प्रकार की लार ग्रंथि पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं। इनमें निकलने वाले जो लार होते हैं ना, वो नलियों द्वारा क्या होता है? मुख गुहा से गिरता रहता है। हमारे मुख गुहा से क्या होता है? गिरता रहता है। किसके द्वारा? नलियों द्वारा गिरते रहता है दोस्तों। आगे बात करते हैं, मुख गुहा का पिछला भाग को क्या बोलते हैं हम लोग? पूछेगा कि दोस्तों कि मुख गुहा का पिछला भाग को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? तो क्या बोलेंगे दोस्तों? बोल देंगे भाई ग्रसनी कहेंगे। क्या बोलेंगे उसको? ग्रसनी बोलेंगे, ग्रसनी कहलाता है। ठीक है, ग्रसनी में 2 छिद्र होते हैं दोस्तों। इनमें 2 छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? 2 छिद्र होते हैं। क्या? एक होता है निकल द्वार और दूसरा कंठ द्वार। अब निकल द्वार और कंठ द्वार दोस्तों, आप कभी भी अपने दर्पण में गौर से देखिएगा, जितना हो सके मुंह खोल करके देखिएगा, कंठ तक दिखाई दे अंदर में, कि आप 2 नली दिखाई देगी आपको, 2 नली दिखाई देगी। एक तो दिखा निगल द्वार, एक कंठ द्वार, और उन दोनों के बीच में एक पट्टी सा रहेगा दोस्तों। किसका? पट्टी सा रहेगा, वो हिलते रहता है कभी कभी देखिएगा। वो क्या करता है? खाना खाते समय वो क्या करता है? उसका वो खाना जो है सांस नली में ना चला जाए, उसको वो रोकता है खाने को। कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि खाते समय सरक जाते हैं, तो होता क्या है, रियल जो बातें हैं, होता क्या है, जब भी हम खाना खाते हैं, खाते समय अगर कभी हम जल्दीबाजी करते हैं तो क्या होता है, कभी कभी खाना हमारे सांस नलियों में चला जाता है, तब जाकर क्या होते हैं, वो क्या बोलते हैं, खांस जाते हैं या फिर कुछ हो जाता है। होता है ना, कभी कभी बोलते हैं खांस गए या सरक गए, तो वो हो जाता है। सांस नली में भोजन जाने से क्या होता है, वो सरक जाता है दोस्तों। ये दो हो गया।
अब देखिए नील द्वार का जो होता है, जो आहार नाल की अगला भाग होता है, अगला भाग क्या होता है, अगला भाग से बेग खुला रहता है, ठीक है। अब कंठ द्वार है जो श्वास आगे बात करते हैं। अब ग्राफ नहीं रचना समा सॉरी मुख द्वार से लार से बोलते हैं ना, भात दाल सान देते हैं पूरा पकड़ कर, दही रोटी पूरा सब कुछ कर देते हैं, खाते हैं, उसको बोलते हैं सनाम भोजन। निगल द्वार के द्वारा क्या होते हैं, ग्रास नली में पहुंच जाता है। किसके द्वारा? निगल द्वार के द्वारा, इसको नोट कीजिएगा, पहुंच जाता है। भोजन के पहुंचते ही ग्रास नली की जो दीवारें होती है वो तरंग के संकुचन या सिकुड़न और शिथिलन या फैलाव शुरू हो जाता है। क्या होता है? हो जाता है, जिसे क्या बोलेंगे हम लोग दोस्तों? क्रामुकुचन कहेंगे। किसे बोलेंगे? क्रामुकुचन बोलेंगे दोस्तों, ठीक है। इसको तो समझाने वाली बात नहीं है, मैंने आप लोग को पहले बता दिया कि हमारे कंठ में क्या होते हैं, दो तरह की नली होती है। क्या होते हैं? मुख गुहा में दो तरह की नली होती है, एक होता है निगल द्वार, एक होता है कंठ द्वार, ठीक है। जब भी भोजन करते हैं तो हमारा जो वो भोजन का ये जो दोनों दीवारें होती है, इसका बहुत उपयोग होता है उसमें। अब इस ग्रास नली से भोजन अमावस्या में पहुंचता है। पूछेगा कि ग्रास नली से भोजन कहाँ पहुंचता है, तो वो अमावस्या में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? अमावस्या में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? अमावस्या में पहुंचता है दोस्तों, अमावस्या में पहुंचता है, ठीक है। अमावस्या क्या होता है दोस्तों? अमावस्या एक प्रकार की चौड़ी थैली जैसी रचना है जो अग्र गुहा से क्या होता है के बाईं ओर से शुरू होकर अनुपस्थ दिशा में फैला होता है। अमाशय का अग्रभाग कार्डियक तथा पिछला भाग को हम लोग पाइलोरिक भाग कहते हैं। अब इन दोनों पाइलोरिक मिलाकर दोस्तों हम लोग क्या बोलेंगे? फुंडिक भाग बोलेंगे दोस्तों। अब पूछा जाएगा फुंडिक भाग क्या होता है, कहेंगे कार्डियक और क्या बोलते हैं? पाइलोरिक, ये दोनों मिलाकर के हम लोग उसको क्या बोलेंगे? फुंडिक भाग कहते हैं दोस्तों। ये समझ में आ गई दोस्तों? समझ में आएगी लाइक कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दिए दोस्तों में। दोस्तों आपका सहयोग बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर अच्छा लगे वीडियो तो पूरा शेयर कीजिए, यहाँ तक कि बिहार से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता तक ये वीडियो फैल जाए दोस्तों। और बिहार के बच्चे से रह ना पाइए, बिहार के बच्चे जितने स्टूडेंट हैं क्लास 10 के, सबको ये देखना चाहिए ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है कि पढ़ाई होती है इस चैनल को शेयर इतना कीजिए कि यहाँ से शिक्षा मंत्री तक चला जाए वीडियो। चलिए हम आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे इस पर हम लोग बात करेंगे आगे क्या है दोस्तों। हम आगे बात करते हैं, आगे हम बात करेंगे जठर ग्रंथि के बारे में दोस्तों। जठर ग्रंथि और जठर रस किससे स्रावित होता है, कहाँ स्रावित होता है, उसके बारे में। सबसे पहले जठर ग्रंथि को कोशिका के 3 प्रकार होते हैं दोस्तों। कितने? 3 प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जठर ग्रंथि कितने प्रकार के होते हैं, या फिर जठर ग्रंथि की कोशिकाएं 3 प्रकार के होते हैं, उसके नाम लिखिए, ऐसे पूछा जाएगा। एक का श्लेष्मा, या इसको बोलते हैं म्यूकस कोशिकाएं, दूसरा है भित्तीय या अम्लजन कोशिकाएं, और तीसरा है मुख या जाइमोजिन कोशिकाएं। ये 3 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। इसको जरूर अच्छा से याद कर लीजिएगा, पूछा जाता है। अब इन 3 प्रकार के कोशिकाएं जो होते हैं ना, के स्राव का सम्मिलित रूप जठर रस कहलाता है। इन तीनों प्रकार के 1, 2 और 3, इन तीनों प्रकार के जो सम्मिलित श्रावित रूप जो होते हैं ना, क्या कहलाते हैं? जठर रस कहलाते हैं दोस्तों, जठर रस कहलाते हैं, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल म्यूकस या श्लेष्मा तथा निष्क्रिय पेप्सिनोजन होता है। क्या होता है? पेप्सिनोजन होता है। अब आगे कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव कोशिका में होता है। कहाँ होता है? कोशिका में होता है। पूछेगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव कहाँ होता है, तो क्या बोलेंगे? कोशिका में होता है। क्या बोलेंगे? कोशिका में होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन लगभग कितने होते? 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है। कितना?
3 लीटर दोस्तों, कितना 3 लीटर, 3 लीटर, ये 3 लीटर होता है। कितना 3 लीटर होता है। मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन कितना होता है जठर स्रावित 3 लीटर, ठीक है। अब वैसे व्यक्तियों जो लंबे समय तक, अब दोस्तों बात आती है, अब बात आती है दोस्तों किसकी, पेप्टिक अल्सर की। अब देखिए ये जो एक ऐसा बीमारी, एक ऐसा अल्सर है दोस्तों, ये जैसे कि कभी कभी मनुष्य जो है ना, कभी कभी किसी मनुष्य का आदत लग जाता है कि ज़्यादा देर भूखे रहने का, या कोई काम में पड़ गया, वो 2 दिन से 5 दिन से काम में बहुत बिजी है, वो टाइम पे खाना नहीं खा पाता है, या फिर सुबह में खाता है, पूरी रात नहीं खाने के बाद फिर कल खाता है, यानी कि भूखे रहता है। तो ऐसे जो इससे क्या होता है, एक रोग उत्पन्न होता है जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं दोस्तों, क्या बोलेंगे हम लोग, पेप्टिक अल्सर बोलेंगे। इसको हम लोग पेप्टिक अल्सर बोलेंगे दोस्तों। इसीलिए कहा जाता है ना कि मनुष्य को कुछ ना कुछ दिन भर में पूरा खाते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ, कम हो लेकिन खाते रहना चाहिए, यानी कि भूखे नहीं रहना चाहिए दोस्तों। इसीलिए जब भी प्रयास करें आप लोग, कभी भूखे ना रहे। अगर भूखे रहते हैं तो आपको यही अल्सर होगा, किसी का पेप्टिक अल्सर होगा। पेप्टिक अल्सर होगा तो फिर आप प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी तो जानते ही फिर क्या होता है, रोग, क्या कहेंगे, लोग, ठीक है। चलिए अब बात आती है छोटी आंत के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों छोटी आंत, जो मुख गुहा से शुरू होती है, मैं बताया था, और भोजन का पाचन कहाँ होता है, छोटी आंतों में होता है दोस्तों। तो क्या कहता है छोटी आंत, छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। क्या होता है, सबसे लंबा भाग होता है। पूछा जाएगा कि छोटी आंत किसे कहते हैं, तो कहना है कि छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। यह बेलनाकार रचना है। आहार नाल के इस भाग में पाचन की क्रिया होती है, यानी जिस भाग में पाचन की क्रिया होती है, पूर्ण होती है, मनुष्य में इसकी लंबाई क्या होती है, ठीक है। आपका मनुष्य में इसकी लंबाई कितनी होती है, 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। अब देखिए मनुष्य में जो शाकाहारी होते हैं, जो शाकाहारी जीव होते हैं, जो शाकाहारी आदमी होते हैं, जो शाकाहारी भोजन करते हैं, उनकी जो आहारनाल की जो लंबाई है बड़ी रहती है, ज़्यादा रहती है दोस्तों, ठीक है। और जो जैसे कि जीव जंतु है जो कि मांसाहारी है, जैसे जो खाते हैं मांसाहारी खाते हैं, तो वो क्या हो गया, उसकी आहारनाल की लंबाई कम होती है, उससे छोटी होती है। यानी कि मनुष्य की जो आहारनाल की लंबाई शाकाहारी में क्या होती है, बड़ी होती है दोस्तों। ये बात आप लोग जरूर अच्छा से याद कर लेंगे। पूछा जाएगा कि आहारनाल की लंबाई किस ज़्यादा होती है, तो मनुष्य में आहारनाल की लंबाई इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि जो कि शाकाहारी होते हैं उनके आहारनाल की लंबाई बड़ी होती है, ठीक है। अब देखिए छोटी आंत 3 भागों में बांटा गया, एक ग्रसनी, एक खेजुनम, एक इलियम में बांटा है, ठीक है। ये प्रकार का हो गया। अब ग्रसनी छोटी आंत का पहला भाग होता है। अब पूछा जाएगा दोस्तों कि छोटी आंत किसे कहते हैं, जवाब दे देंगे। छोटी आंत को भी क्या करें हम, 3 भागों में बांट दिए हम। अब छोटी आंत में कितना होता है, अब एक और चीज़ बात है इसमें दोस्तों, ये तो मैं बताते हैं, मनुष्य में इसकी लंबाई कितनी होती है, 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है दोस्तों। इतना बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा है दोस्तों, इसको भूलिएगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। मैंने बता दिया कि 3 लीटर साबित हो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों इसमें अब लास्ट हम लोग टाइम पे इसको हम देख रहे हैं, कह रहा है कि यकृत के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं दोस्तों। यकृत बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यकृत काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो मनुष्य में पाया जाता है। यकृत यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है किसकी, शरीर की, जिसका वजन क्या होता है, 1.5 kg होता है। क्या होता है, 1.5 kg के करीब होता है दोस्तों, जो उभर के ऊपरी दाहिने भाग में अवस्थित होती है। जो क्या होती है, अंदर की जो है, ऊपर की अंदर हो गया, अंदर, ठीक है, अंदर की ऊपरी दाहिने भाग में अवस्थित रहता है, ठीक है। अब कह रहा है यकृत कोशिकाओं से पित्त का स्रावित होता है। क्या होता है, यकृत होता है कोशिका से क्या होता है, पित्त का स्रावित होता है दोस्तों। और स्रावित पित्त का संचय क्या होता है, पित्ताशय नामक एक छोटी थैली जैसी रचना होती है, ठीक है। अब यकृत से कई छोटी छोटी यकृत नलिकाएं निकलती, क्या होती है, बहुत सारी नलिकाएं निकलती, किससे निकलती है, यकृत से। अब यकृत नलिकाएं पित्ताशय से निकलने वाली नलिकाएं के साथ जुड़कर एक मूल पित्तवाहिनी बनाती है। पित्त गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव है। इसमें
कोई एंजाइम नहीं होता। कि किसमें क्या होता है, कोई एंजाइम नहीं होता है। क्षारीय द्रव्यवाद इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है पित्त में, ठीक है। अब बात आती है अग्नाशय के बारे में। अग्नाशय क्या होता है कि आमाशय के ठीक नीचे तथा अग्रणी को छोटे पीले रंग की एक ग्रंथि होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अग्नाशय बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, अग्नाशय बोलते हैं। बहुत ही अच्छा, ये पूछा जाता है कभी कभी, बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन एक बार क्वेश्चन पूछा गया था बिहार बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। चलिए अब लास्ट देखते हैं बड़ी आंत की बातें। छोटी आंत हो गई थी, अब बड़ी आंत का रहा है। छोटी आंत आहार नाल के अगले भाग बड़ी आंत में खुली रहती है, ठीक है। छोटी नाल के जो आहार नाल होती है उनके भाग बड़ी आंत में क्या होती है, खुली होती है। क्या कौन सी खुली होती है, बड़ी आंत। बड़ी आंत दो भागों में बांटा रहता है। ये एक भाग क्या कहता है, कोलन तथा मलाशय, या फिर इसको कह सकते हैं रेक्टम कहलाता है, ठीक है। ये दो भागों में छोटी आंत को लोग बांटते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसीलिए इसको अच्छा से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, ठीक है। बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, अच्छा से आप लोग पढ़ लगे रहिए और ज़रूर इसमें सीखने की बात है दोस्तों, ठीक है। तो छोटी आंत तक हो गई, यानी कि आपका ये पहला चैप्टर था जेब प्रक्रम, ये आपका आज समाप्त हुआ 5 लेक्चर में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। अच्छा लगा तो जरूर शेयर करेंगे दोस्तों, एक कमेंट जरूर करेंगे और लाइक जरूर कर देंगे। और अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर देंगे। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और हाँ, बहुत जल्द आने वाला है नेक्स्ट चैप्टर, आप लोग सिर्फ तैयार रहिए कॉपी किताब लेकर के। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।